किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा गैप हो गया 1-2 दिनों का, इसी वजह से हम लोग सॉल्यूशन थोड़ा आगे नहीं बढ़ा पाए जल्दी, है ना, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रॉब्लम में, है ना। नीट 2024 5 मई को लिया गया एग्जाम, और उसके प्रॉब्लम में आगे बढ़ते हुए हम लोग प्रॉब्लम नंबर 12 देखते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 12 में क्या था कि किसी स्ट्रिंग में कोई बॉब बंधा हुआ, बॉब मीन्स क्या, स्मॉल स्फेयर, बॉब क्या हुआ, स्मॉल स्फेयर, है ना। तो बॉब को बांधकर ऐसे राउंड हॉरिजॉन्टली इसको रोटेट कराया गया ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। तो स्ट्रिंग में टेंशन 30, सेंटर से बाहर की ओर दिखा दिया, स्यूडो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r। नाउ द एंगुलर स्पीड इज डबल्ड बाय कीपिंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग सेम। रस्सी के लेंथ को सेम रखा गया, मतलब इसका रेडियस तो सेम रहा, लेकिन इसके एंगुलर स्पीड को डबल कर दिया। तो अब ये जो स्यूडो फोर्स होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ओमेगा की जगह 2 ओमेगा डाल दो, ओमेगा स्क्वायर आर, ये कितना हो गया m 4 ओमेगा स्क्वायर आर, 4 इधर रख लो, तो 4 इंटू एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक। और स्ट्रिंग में टेंशन T, मान लो T डैश, तो T डैश इक्वल्स 4 इंटू एम ओमेगा स्क्वायर आर, और इस एम ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू क्या है, यहाँ देखो T इक्वल्स, बैलेंस कर रहा है ना, तो T इक्वल्स एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो क्या हम लिख सकते हैं इसको 4T, यानी कि एंगुलर स्पीड डबल करने से टेंशन 4 टाइम्स हो गया, और आपका आंसर हो गया B, 12 का B। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख 13 नंबर, ठीक है। यहाँ देख लो क्लियर है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी को डबल कर दिया इस बार, तो डबल कर दिया तो 4 टाइम्स बढ़ गया ना। टेंशन T इक्वल्स एम ओमेगा स्क्वायर आर, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर। अब अगर इसको डबल करोगे तो डबल का स्क्वायर क्या होगा, 4 टाइम्स बढ़ गया टेंशन, सीधी सी बात। नेक्स्ट प्रॉब्लम 13 नंबर, 13 में क्या है कि सोलर सेल की जहां तक बात है, आपको याद होगा इसके IV कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कि फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग, फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ आता है जो IV कैरेक्टरिस्टिक हम लोग दिखाते हैं। तो इस तरह से स्टेटमेंट A तो करेक्ट हुआ, A करेक्ट हुआ, लेकिन B के केस में क्या है कि B में दिया है कि रिवर्स बाइस्ड PN जंक्शन डायोड, द करंट मेजर्ड इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो एक्चुअली सिर्फ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से भी ये होता है। तो यहाँ मेजॉरिटी कैरियर भी होना चाहिए और माइनॉरिटी कैरियर भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट B में क्या दिया है, सिर्फ ओनली मेजॉरिटी कैरियर, दैट्स व्हाई इट विल बी कंसीडर्ड एज इनकरेक्ट। तो A करेक्ट और B इनकरेक्ट। अगर दोनों होता ना, क्योंकि यहाँ देखो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों होता है, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, लेकिन स्टेटमेंट B में तो सिर्फ माइनॉरिटी दिया हुआ था, सिर्फ मेजॉरिटी दिया हुआ था, तो ये परफेक्ट नहीं हुआ, और परफेक्ट नहीं है तो इनकरेक्ट हुआ वो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं हम लोग। हाँ, तो 13 में कौन सा हुआ, A इज करेक्ट बट B इज इनकरेक्ट, ठीक। 14 में प्रेशर और वॉल्यूम के बीच ग्राफ दिया गया, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच, यहाँ पर इधर वॉल्यूम है और इधर प्रेशर है, ये पॉइंट B और ये पॉइंट C, अब B से C की ओर प्रोसेस जा रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, BC प्रोसेस की जहाँ तक बात है, B से C ओनली अलोंग द पाथ BC। क्वेश्चन में क्लियर है कि फाइंड द वर्क डन अलोंग द पाथ BC, ओनली BC की बात हो रही है। तो सिर्फ BC की जहाँ तक बात है तो वॉल्यूम कांस्टेंट, ये आइसोकोरिक प्रोसेस हुआ, और वॉल्यूम कांस्टेंट तो चेंज इन वॉल्यूम 0, चेंज इन वॉल्यूम 0, दैट्स व्हाई वर्क डन विल बी 0, P डेल्टा V इक्वल्स 0। इसीलिए सिर्फ पाथ अलोंग BC अगर होगा तो आंसर 0 होगा, यानी कि A। अदरवाइज अगर हमको पूरे सिस्टम के लिए फाइंड करना होता तब हम लोग क्या करते, देखो क्या करते तब इतना पूरा का एरिया निकाल लेते, उसमें से इतना का एरिया सब्ट्रैक्ट कर लेते, तो सिर्फ इसका एरिया आ जाता जो कि 60 जूल आता। लेकिन क्योंकि सिर्फ पाथ अलोंग BC बोल रहा है, इसीलिए वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। अगर पूरे सिस्टम के लिए होता तो ऑप्शन D होता, 60 जूल वाला, लेकिन यहाँ 0 होगा, ठीक। बोलो क्लियर, मिटा दें इसको, मिटा दें। 15 नंबर देख लो, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, प्रॉब्लम नंबर 15 में एक हॉलो स्फीयर है। 15 में एक हॉलो स्फीयर, चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एट इट्स सरफेस एज शोन इन द फिगर। फिगर में क्लियर दिखाया गया है, यहाँ सेंटर C और ये सरफेस पर एक पॉइंट है P। तो शेल के केस में फॉर शेल या हॉलो स्फीयर के केस में आपको पता है कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, लेकिन पोटेंशियल
कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। तो इनसाइड में पोटेंशियल हर जगह सेम होगा, होलो स्फीयर में, स्फेरिकल शेल में, तो जितना सेंटर पर होगा, अच्छा कांस्टेंट कितना होता है, तो वो जितना सरफेस पर होता है पोटेंशियल कांस्टेंट होगा अंदर में हर जगह, और उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, तो पोटेंशियल एट द सरफेस, तो जितना सेंटर पर उतना ही सरफेस पर यानी पी पॉइंट पर, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वी सी माइनस वी पी, क्योंकि दोनों इक्वल है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0, सीधी सी बात। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए 15 के बाद अब हम लोग 16 कर ले, है ना। 16 में क्या, 16 में बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम आपके लिए दिया हुआ है कि कोई रॉड है और उस रॉड के मिड पॉइंट से होकर परपेंडिकुलर टू रॉड मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है। सिंपल सा कैलकुलेशन की बात है, सीजीएस सिस्टम में ही रहने देते हैं, केजी मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका ऑप्शन भी सेंटीमीटर में ही है इसीलिए। और मास गिवन है, रॉड का मास 400 ग्राम, ये भी ग्राम में है। यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ रॉड, इस रॉड की लंबाई क्या होगी। आपको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ओन एक्सिस मींस क्या, द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, और रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ, मिडिल पॉइंट पर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट ओन एक्सिस इज ml²/12। अब I की वैल्यू 2400 है, मास 400, L इज टू बी फाउंड, तो कैलकुलेट कर लो सिंपल, L² इक्वल 2 0 से 2 0 कैंसल, 4 3 जा 12, 24 इंटू 3 72, तो L इक्वल्स √72। अब ये √72 तो सेंटीमीटर में, तो √72 अप्रॉक्स कितना आएगा, नियरली 8.5 सेंटीमीटर ना, 8.5 सेंटीमीटर, नियरली, नियर अबाउट 8.5 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन ए है। ए। नेक्स्ट बात करते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है थोड़ा, 17 की बात करते हैं। तो 17 में क्या दिया है कि किसी सर्कुलर पाथ पर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से, तो स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन एक बात तो तय क्लियर है कि क्योंकि डायरेक्शन इज चेंजिंग एवरी मोमेंट ऑन सर्कुलर पाथ, कोई भी पार्टिकल है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर लेते हो, वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर लेते हो सर्कुलर पाथ पर, या डिस्प्लेसमेंट का भी अलोंग द टेंजेंट, तो टेंजेंट के अलोंग। अब देख रहे हैं कि टेंजेंट के अलोंग मींस हर जगह इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड प्लस डायरेक्शन, वेलोसिटी इक्वल्स स्पीड प्लस डायरेक्शन, तो स्पीड कांस्टेंट है ना, बट डायरेक्शन इज चेंजिंग एवरी मोमेंट, दैट्स व्हाई वेलोसिटी विल बी वेरिएबल। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन भी तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन दोनों तरह का एक्सेलरेशन होता है। अब इस टेंजेंशियल और रेडियल एक्सेलरेशन का जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। अब यहाँ आ जाओ तो यहाँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर होगा, रेडियल इधर होगा, तो इसका नेट एक्सेलरेशन इधर होगा। सो नेट एक्सेलरेशन इज ऑल्सो चेंजिंग एवरीवेयर, that's why we can say that velocity is also variable and acceleration is also variable, that's why your answer should be D। varying velocity, varying acceleration। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आ जाते हैं, 18 नंबर पर, मिटा दें, देख लो 18 नंबर देख लो। थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, बस प्रॉब्लम इजीली सॉल्व होगा, ज़्यादा टफ नहीं। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम आपको अटेम्प्ट लेना चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, बस बात यही है और कुछ नहीं। 18 में देखो डायरेक्ट स्टेटमेंट पर है, स्टेटमेंट ए में है कि एनर्जी ऑफ फोटोन तो एनर्जी ऑफ फोटोन तो एच न्यू होता ही है, एच न्यू या एस सी बाय लेमडा जानते ही हो। स्पीड ऑफ लाइट उसको सी लिखते ही हो। मोमेंटम, मोमेंटम भी एच न्यू बाय सी लिख सकते हैं, मोमेंटम लिखते हैं ना, पी इज इक्वल टू एच बाय लेमडा लिख सकते हैं, या मान लो किसी भी तरह से, और लेमडा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, तो लेमडा इज इक्वल टू सी बाय न्यू, न्यू ऊपर चला गया तो एच न्यू बाय सी, तो ये भी तो करेक्ट हुआ, तीनों करेक्ट। और डी में इन अ फोटो इलेक्ट्रॉन कॉलिजन, इन अ फोटो इलेक्ट्रॉन कॉलिजन बोथ। तो एक बात जान लो, टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम हमेशा कंजर्व, दैट्स वाई ए बी सी एंड डी ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट ई। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें ए बी सी डी सारा सही है ना। ई बस रॉन्ग है क्योंकि फोटोन पर कोई चार्ज नहीं होता है, और ई में लिखा हुआ है कि फोटोन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। फोटोन का ना कोई मास होता है ना फोटोन पर चार्ज होता है। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम 19 नंबर। 19 में क्या गिवन है कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी द डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय 2t - 1। ठीक, अंडर द फोर्स
5 न्यूटन। तो बताइए कि इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा, पावर एट दैट इंस्टेंट। तो आपको पता है कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंशिएशन से ही आएगा। वेरिएबल है, अब वेरिएबल है तो ऑब्वियसली कैलकुलस अप्लाई होगा, डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। वेरिएबल क्वांटिटी के लिए तो कैलकुलस अप्लाई करते हैं। अगर कहीं भी इक्वेशन है वेरिएबल क्वांटिटी है तो वहाँ पर कैलकुलस अप्लाई करते हैं हम लोग। तो डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी देगा, तो 2t का हो गया 2, 1 कांस्टेंट है तो 1 का 0 हो जाएगा 2। अब वेलोसिटी आपके पास है 2 मीटर पर सेकेंड, फोर्स है 5 न्यूटन, तो पावर कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी, यानी 5 इंटू 2 इक्वल्स 10 न्यूटन। सॉरी पावर है ना, तो 10 वाट, पावर का यूनिट वाट। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका आंसर ए हुआ 19 का ए हुआ आपका राइट आंसर। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग 20 की। 20 एक बहुत बेहतरीन सवाल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। 20 नंबर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलो इसको मिटा दें, देख लो मिटा देते हैं। 20 में क्या गिवन है कि एक प्रिज्म है, एक प्रिज्म है जिसका कि प्रिज्म एंगल 90 डिग्री, प्रिज्म एंगल 90 डिग्री गिवन है। इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री। लाइट जाती है एकदम बेस के पैरेलल, बेस के पैरेलल, और उसके बाद लाइट यहाँ से ग्रेज कर जाती है, लाइट ग्रेजेज द सरफेस। ठीक, ऑब्वियसली ये एंगल हो गया 90 डिग्री, मतलब आई डैश इक्वल्स, और आई की वैल्यू 30 है, आई डैश 90 डिग्री। जब भी एक एंगल 90 डिग्री हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा क्रिटिकल एंगल, आर डैश इज इक्वल टू सी। आपको पता है कि आर प्लस आर डैश इज इक्वल टू ए, ये तो 90 डिग्री है, देयरफॉर आर डैश क्योंकि सी के इक्वल है तो आर प्लस सी इक्वल्स 90, देयरफॉर आर इक्वल्स 90 माइनस सी। ठीक, अब स्नेल्स लॉ से पता है आपको म्यू इक्वल्स साइन आई बाय साइन आर ना, साइन आई बाय साइन आर। अब देखो आई की वैल्यू 30 डिग्री है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ क्लियर, आई 30 डिग्री है। आर कितना, तो आर आया आपका 90 माइनस सी, साइन 90 माइनस सी, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 90 माइनस सी क्या, कॉस सी। बस इसको सॉल्व करना है, आ गया म्यू इक्वल्स 1/2 कॉस थीटा इक्वल्स √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आ जाओ, म्यू इक्वल्स 1/2 √1 माइनस साइन सी, क्रिटिकल एंगल के लिए फार्मूला 1/μ, लेकिन स्क्वायर भी है तो 1/μ स्क्वायर, म्यू इक्वल्स 1/2 √μ स्क्वायर माइनस 1, म्यू ऊपर चला जाएगा, म्यू से म्यू कैंसल, तो √μ स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स 1/2। बस इसको सॉल्व करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स म्यू स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स 1/4, तो म्यू स्क्वायर इक्वल्स 5/4, तो म्यू इक्वल्स √5/2, यही ना, √5/2। जो ऑप्शन आपका कौन सा ऑप्शन है, बी, दैट्स व्हाई बी विल बी राइट आंसर। ठीक, ये एक अच्छा सवाल था, है ना, ज़्यादा सिंपल भी नहीं बोल सकते इसको, मॉडरेट से थोड़ा सा, एवरेज से थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल। तो कुछ बहुत अच्छा प्रॉब्लम भी दिया गया है इसमें, है ना, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करके हम लोग बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम। तो आज के लिए इतना ही, आप पूरा वीडियो एक बार देख सकते हैं अच्छी तरह से, 20 तक का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर लिए। फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है भी, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो भी रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट।